हेलो दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ उड़ान आईएएस वेलकम यू ऑल। आज हम यूनियन बजट 2025-2026 पे चर्चा डिस्कशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन काफ़ी एकेडमिक होने वाला है एंड हम पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिस्कशन पे रहेंगे। और कभी भी हम जैसे यूनियन बजट को देखते हैं तो अपने को आइसोलेशन में ही देखना चाहिए। अगर हम यूनियन बजट को देख रहे हैं तो हम कंपैरिजन करें, जैसे ये 2025-26 है तो हमको 24, 25, 23 एंड 24 हमको ये तीनों साल का लेके साथ में चलना पड़ेगा। हमको ट्रेंड्स देखना पड़ेगा कि उससे पहले लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या था, उससे लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या था। तो हमको उस बेसिस पे बजट को हमको जज करना रहेगा, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है वो सिर्फ एक चीज़ों के बेसिस पे नहीं चलती। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर रनिंग बिहाइंड। ओके, सो दिस आर द एंड हाउ डू यू यूज दिस बजट। हम इस बजट को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे इस बार बजट में मखाना बोर्ड की बात की गई है जो बिहार में हम सेटअप करने वाले हैं। तो जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बोर्ड्स पे, टर्मरिक बोर्ड किधर है, कॉयर बोर्ड किधर है, कॉफ़ी बोर्ड किधर है। सेम वाइज मखाना बोर्ड कैसे, कहाँ है, कहाँ सेटअप करने वाले, कितने सालों का ये प्रोजेक्ट होगा, तो ये जो उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, तो वो सब हमको एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। सेकेंड जो हम आते हैं वो आते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में हाउ डू वी यूज दिस बजट। हम इस बजट का पॉजिटिव देख सकते हैं, नेगेटिव्स देख सकते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ दिस बजट, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ दिस बजट। एंड अगर हमसे क्वेश्चन आ गया कि हाउ डू वी सी दिस बजट इन द लॉन्ग ईयर ऑफ 5 to 6 ईयर, सो वी कैन ईजिली चेक आउट द ट्रेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर एंड वी कैन डिटरमाइन कि हमारे बजट में क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या फ्लॉज नहीं है। एंड हाउ डू वी यूज इट एज अ इंटरव्यू। लेट सपोज इंटरव्यू पैनल में अगर किसी ने पूछ लिया कि इंटरव्यू में जो इस साल का बजट है वो किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखा हुआ है, बीट एग्रीकल्चर, बीट डिफेंस, बीट ट्रांसपोर्ट, किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पॉजिटिव्स क्या है बजट का, नेगेटिव्स क्या है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हम आज देखने वाले हैं। एंड आज हम जो बात करेंगे वो मेजरली हम स्कीम रिफॉर्म्स की बात करेंगे। बजट कैसा है, फ्यूचरिस्टिक है, ऑफ कोर्स फ्यूचरिस्टिक है, डेवलपमेंट बेसिस पे है, बट मेजरली हमारा फोकस रहेगा स्कीम्स पे, रिफॉर्म्स पे। एंड जो डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म्स है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली ये 2 पार्ट का बजट सीरीज होगा। So today we are presenting first part of our budget series. Okay. So as we see, we call it as a union budget, or we call it as a general budget. We call it as a union budget, or we call it as a general budget. But officially हमारे संविधान में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है एज अ यूनियन बजट। We always call it as a annual financial statement. We always call it as an annual financial statement, which is mentioned under Article 112. Article 112 में हमेशा बताता है कि these are the annual financial statement. अब annual financial statement क्या बोलता है? Annual financial statement बोलता है it is estimated receipt and expenditure of the government of India in the given fiscal year. Okay, so mind this word. This is estimated. This is estimated. Estimated. It means अनुमानित. अनुमानित.
लेट सपोज हम कभी भी बजट बनाते हैं, लेट सपोज हम एक बजट बनाए हम अपनी पिकनिक का, ट्रिप का, तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि यार बजट कितना होगा। लेट सपोज हमको नॉर्थ इंडिया जाना है, यार बजट कितना होगा? बजट मतलब हमारा सोर्स ऑफ इनकम, रिसिप्ट कितना होगा और हम कितना एक्सपेंड करने के लिए सक्षम है। तो व्हाट इज एस्टिमेशन? बिकॉज हम नहीं बता सकते कि हमारे ट्रिप में कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज ऑल्सो एस्टिमेटिंग हाउ मच इज द रिसिप्ट and how much is the expenditure in the coming year, in the fiscal year. Fiscal year basically 1st April to 31st March, ठीक है। सो बेसिकली दो कंसेप्ट हम कहीं भी देखते हो तो हम दो कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट इज एस्टिमेटेड फिगर, फर्स्ट हम देखते हैं एस्टिमेटेड फिगर, सेकंड हम देखते हैं रिवाइज्ड फिगर। फर्स्ट हम देखते हैं एस्टिमेटेड फिगर एंड सेकंड देखते हैं हम रिवाइज्ड फिगर। एस्टिमेटेड फिगर वो होता है जो हम बजट से पहले हम एस्टिमेटेड एक रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर अनुमानित कि हाँ इतना हमारा रिसिप्ट होगा, इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा फॉर द गिवन ईयर। और रिवाइज्ड फिगर वो होता है जब हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट हो चुका होता है तो हम एक रिवाइज एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक एक्यूरेसी दिखाता है, दिस इज एक्यूरेट। This might be less than estimated, this might be more than estimated, but we always look at as the revised, क्योंकि हम revised अभी दिखा नहीं सकते हैं बिकॉज हम लोग ईयर के स्टार्ट में बजट शो करते हैं हमेशा। ओके, सो दिस इज एस्टिमेटेड एंड दिस इज रिवाइज्ड फिगर। सो इट इज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द गिवन फिस्कल ईयर। दिस इज व्हाट आवर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेज एंड दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आर्टिकल 112 है जो डिफाइन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हु मेक दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स under Ministry of Finance, Department of Economic Affairs under Ministry of Finance, ठीक है। So this is annual financial statement, this is led by in the name of President, led by the name of President of India, tabled in both house of the parliament, tabled in both houses of the parliament, that is Lok Sabha and Raj Sabha। उसके बाद फर्दर इट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दैट इज दिस टाइम निर्मला सीतारमन जी। ओके, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे टेबल होता है इन बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड फर्दर इट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमन जी। Okay, so this is the broad structure of annual financial statement, ठीक है। How do we classify our budget? How do we classify annual financial statement? We classify into two categories. First is revenue budget, second is capital budget. First is revenue budget, second is capital budget, ठीक है। revenue budget is further classified into two things. First is revenue
एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट के डेली ऑपरेशंस के खर्चे होते हैं, डेली मेंटेन के जो खर्चे होते हैं, डेली गवर्निंग बॉडी के जो खर्चे होते हैं, ये आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम होती है, गवर्नमेंट की आवक होती है कि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको हम फर्दर दो कैटेगरी में वो क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज टैक्स, सेकेंड इज नॉन टैक्स, ठीक है। टैक्स में क्या आएगा? जो भी हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, लाइक हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, ठीक है। ये सब आएंगे टैक्स के अंदर में। दिस इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड नॉन टैक्स में क्या आएगा? जो भी हम गवर्नमेंट को फाइन्स पे करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट, लेट सपोज गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, तो जो उस लोन पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी हमारा क्या होगा? नॉन टैक्स इनकम होगा, ठीक है। और सो ऑन। सो ये हमारे टैक्स के रेवेन्यू हो गए, टैक्स के सोर्स हो गए, और ये हमारे नॉन टैक्स के सोर्स हो गए, जो फाइन्स है, जो इंटरेस्ट है, वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम द रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। एंड कभी तुमने नोटिस किया होगा, हमेशा हम बात करते हैं व्हाट आर द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट, इट सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और नॉर्मली हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ही होता है, बिकॉज हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ऑलवेज ज्यादा होते हैं रिसिप्ट से। व्हाई? बिकॉज वी आर अ प्रोग्रेसिव नेशन, वी आर अ प्रोस्पेक्टिव नेशन, ओके। सो आवर एक्सपेंसेस इज ऑलवेज हायर, बिकॉज हम काफी चीजों में स्पेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ एसेट्स, है ना। तो वी जनरली से इट इज अ गुड साइन, बट नॉट इट हैज टू बी टू हाई, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। You got the point? In the same way, we classify capital budget into two forms. First is capital expenditure and the second is capital receipt. अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम किसी भी एसेट को क्रिएट करने में लगाते हैं। लेट सपोज हमने इस साल मनरेगा में एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ मनी एलोकेट किया, तो हम मनरेगा इज अ स्कीम, इज अ लॉन्ग टर्म स्कीम, तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में। हम अगर कुछ एसेट डेवलप कर रहे हैं, लाइक हम कुछ सैटेलाइट्स डेवलप कर रहे हैं जो 2-3 हज़ार करोड़ की है, तो वो सब आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जहां पे हम लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करते हैं, वो आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यू गॉट द पॉइंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। एंड व्हाट इज द कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वॉट एवर बोरोइंग्स we are taking from the developed country, from IMF, World Bank, these are the capital receipt. These are the capital receipt of the government. Okay. So हमेशा एक टर्म हम यूज, अभी यहाँ तक समझ में आया ना कि हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, हम जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 112 में है, उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. Revenue budget is further classified into revenue expenditure
एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, नॉन टैक्स में जो फाइन्स और जो इंटरेस्ट होता है जो हमको मिलता है जब हम किसी को लोन देते हैं, लाइक हम किसी कंट्री को लोन दे रहे हैं, लाइक सपोज श्रीलंका को हमने लोन दिया, तो उस केस में जो इंटरेस्ट आता है वी गेट इट एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, एंड द सेकेंड इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के दो फॉर्म होते हैं, लॉन्ग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट। तो जो लॉन्ग टर्म एसेट हम जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। और जो हम बोरोइंग करते हैं दूसरे नेशन से, वो आता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, एक टर्म तुम लोगों ने सुना होगा, मैं रेस कर दूं इसको, लिख लो जल्दी से, फिर आई रेस। अच्छा, एक टर्म है जो हम लोगों ने सुना होगा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली मतलब कितना डेफिसिट हमको हुआ है इन द गिवन फिस्कल ईयर। ओके, इसका जो फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर बोलने से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर देंगे तो वी गेट टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट वी गेट रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट को हम ऐड कर देंगे तो वी गेट टोटल रिसिप्ट। बट टोटल रिसिप्ट्स में हम लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स होगी उसको हम ऐड नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग को हम इसलिए नहीं ऐड करते बिकॉज जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे होते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो एक देश के डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं, वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं, कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए हो रहे हैं, कैपिटल एसेट जो हम बना रहे हैं उसके क्रिएशन के लिए हो रहे हैं। तो इफ वी ऐड आर बोरोइंग इट विल बूस्ट अप, इट विल मतलब वो फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा एंड इट विल नॉट शो द करेक्ट nature of the economy, correct picture of the economy. So that is why we always deduct this long term borrowing from the total receipt. So we get our fiscal deficit. So guys, this is very important terms which you have to remember from the PSC point of view. UPSC has asked several times, this is a basic concept. और एक तुमने टर्म और सुना होगा, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज बेसिकली फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इन बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड इन बोरोइंग्स। जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो हम बोरो करते हैं, तो हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं, राइट? हम किसी से बोरो करेंगे तो हम उसको लोन का इंटरेस्ट भी पे करेंगे, तो उसको माइनस करेंगे तब वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। प्लीज गाइज रिमेंबर दिस 2 पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ओके, नाउ वी गो बैक टू द history of budget in India. History of budget in India. You must have known that 1858 का जो एक्ट है उसमें भी ट्रांसफर्ड आवर पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। ठीक है, वी ट्रांसफर्ड आवर पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। एंड गाइज नोटिस वन थिंग, हम इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, दिस वाज द ब्रिटिश टाइम, ये ब्रिटिश का टाइम था, कोलोनियलिज्म का पार्ट था, तो उस समय हम
we just started our infrastructure. So remember, our first railway line led in 1815-3 between बॉम्बे टू थाने. तो ये दो कंटेक्स्ट याद रखना सो दैट इट विल बी इजी टू रिमेंबर फॉर यू गाइज. मैंने इसको इजी करने के लिए ये दो कंसेप्ट को लाया कि फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने इन 1853 एंड 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने क्राउन को किया. सो आर इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस आर फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस्ड इन 1860. Our first budget introduced in 1860. ओके. और उस समय कॉलोनियलिज्म का टाइम था, ब्रिटिशर्स का टाइम था. तो ये बजट कब होता था? फरवरी लास्ट में शाम को 5 बजे एज पर देयर टाइम जोन. ओके, उनके टाइम जोन के हिसाब से फरवरी लास्ट 5 PM. Okay, the first budget introduced in India. What happened after that? And this was a general budget. This was the general budget, which include general budget plus railway budget. In 1924, railway budget separated from general budget. Railway budget separated from general budget with the recommendation of Ackworth Committee. With the recommendation of Ackworth Committee. रेलवे बजट सेपरेट हुआ एक्वर्थ कमेटी. क्यों रेलवे बजट सेपरेट हुआ? बिकॉज आउट ऑफ 100%, जो 100% अमाउंट था बजट का, उसमें से 85% अमाउंट वो रेलवे का था. आउट ऑफ 100%, 85% जो अमाउंट था बजट का वो रेलवे का था. तो दे हैव थिंक कि हम इस बार बजट सेपरेट करते हैं. एंड तब से 1924 से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि रेलवे बजट इज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट. रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट. ओके, तब से ये ट्रेंड चलता आ रहा है. व्हाट इट 1924 से. यस, ठीक है. One point also, there is a fact. Indira Gandhi, while as a sitting PM, as well as finance minister, sitting PM as well as finance minister, first one to presented budget. First one to presented general budget. Okay, this is the budget 1924 में भी separated. And when was the first time in independent India? आजाद होने के बाद 1947 में बजट फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1947 में बजट, बिकॉज हमने सेपरेट कर दिया था 1924 में रेलवे बजट, जनरल बजट. Railway budget prepared by John Mathai, who was the railway minister that time, and general budget given by R.K. Shanmukham Chetty, who was a finance minister that time. You got the point? Independent India में first time 1947 में our budget prepared. Railway budget presented by John Mathai, who was a railway minister that time,
and general budget was given by R.K. Shanmugam Chetty, which was the finance minister that time. Remember? Okay. So the next change which occur in 1999. The next change which occur 1999, where our finance minister यशवंत सिन्हा, जो हमारा बजट पहले 5 बजे प्रिपेयर होता था शाम को, our finance minister tell him to present in the form of Indian context at 11 AM in the morning. 1999 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा ने जो बजट प्रिपेयर किया उसको 5 बजे शाम को करके 11 बजे सुबह लाया. This was the context. We separated budget in 1924 during with the recommendation of Ackworth Committee, and 1947 we had a first budget, and after that 1999 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने टाइम चेंज किया. Shall I remove all this? What happened in 2016 with the recommendation of Vivek Devroy Committee, उन्होंने प्रपोज किया कि बिकॉज 2016 में हुआ क्या, जैसे हमारा जो बजट था 100%, उसमें जो रेलवे का जो बजट था उसमें 15%, चूंकि हमारे जो बजट थे 2 थे, रेलवे बजट अलग था, जनरल बजट अलग था. तो जो रेलवे का जो अमाउंट था वो उस साल 15% कम हुआ, 15% श्रैंक हुआ. तो 2016 में विवेक देवरॉय कमेटी ने एक प्रपोजल रखा. ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. अभी तो विवेक सर नहीं है, ही पास्ड अवे. ही वॉज अ पर्सनल इकोनॉमिक एडवाइजर टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, and he passed away last year, I guess. He is a phenomenal person, and he's an economist. So इन्होंने रिकमेंड किया कि जब रेलवे बजट में 15% श्रैंक आया है तो why don't we include in the general budget? Why don't we include that in the general budget? So 2017 में who was the finance minister? Arun Jaitley. He's also no more. Was the finance minister Arun Jaitley. इन्होंने फर्स्ट टाइम रेलवे बजट को मर्ज किया जनरल बजट में, यूनियन बजट. रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज किया 2017 में अरुण जेटली ने, विद द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देवरॉय कमेटी. ओके, सो इन्होंने मर्ज किया. और जो हम लोग का जो कस्टम था लास्ट डे ऑफ फेब में, जो हमारा जो कस्टम था लास्ट डे ऑफ फेब में प्रिपेयर करने का बजट को, इन्होंने लाया कि वी विल अनाउंस बजट इन द फर्स्ट फेब एवरी ईयर. वाई सो? अगर हम बजट को 1 फरवरी में प्रेजेंट करते हैं तो पार्लियामेंट में अप्रूवल लेते लेते मार्च एंड हो जाएगा, बिकॉज वी विल डिस्कस ऑल द प्रोजेक्शंस ऑफ बजट इन पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट में फिर अप्रूवल मिलेगा. सो इट विल गोज डाउन टिल मार्च, एंड फ्रॉम अप्रैल वी कैन फोकस ऑन आवर पॉलिसी डिसीजन. We can focus on our policy decision. So this is the major change, and this is a good change by the present government led by our honorable Prime Minister Narendra Modi. This is a good change. When we started our budget in 1st Feb, okay, 1st Feb 11 AM. This is a good initiative. From there onwards, हम 1st Feb को ही budget अपना लाते हैं, and presented by Finance Minister, led by President of India in the table of Parliament, and presented by Finance Minister of India. You got the point? हाँ, अब फिर से बात चल रही है कि we can separate our railway budget and union budget. There has been discussion going on because railway का जो financial structure है वो थोड़ा सा बिगड़ा है, fund allocation बिगड़ा है,
और जब से रेलवे मर्ज हुआ है ना, तो जैसे पहले क्या होता था, जब रेलवे मर्ज नहीं हुआ था ना, तब रेलवे ऑलवेज पे डिविडेंड। रेलवे हमेशा एंड ऑफ द ईयर में जितना उसको प्रॉफिट हुआ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे डिविडेंड पे करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। रेलवे हमेशा से डिविडेंड पे करता था जब रेलवे का सेपरेट बजट आता था तब। लेकिन जब से मर्ज हुआ है, रेलवे एग्जम्प्ट हो चुका है, रेलवे एग्जम्प्ट हो चुका है टू पे डिविडेंड। जो भी सरप्लस अमाउंट रेलवे का रहता है वो पहले डिविडेंड पे करता था, बट अब वो डिविडेंड पे नहीं करता। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन कि वी कैन यूज दैट सरप्लस अमाउंट ऑफ रेलवे टू पे डिविडेंड फॉर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Discussion are going on, we can see, we'll see later further on. Okay, so this is the history of budget in India. काफी हिस्ट्री की बात हो गई। Now we start with the main budget। जो हमारा आज का टॉपिक था वो तो हमने चालू ही नहीं किया। We start with the main budget of this year. Before starting of the budget, let's have a look of the what is going in the economy, what are the snapshots of the economy। इकोनॉमी कैसे चल रही है, बिकॉज हमने बोला था कि बजट को हम सिर्फ एक पैरेलल डोमेन से नहीं देखेंगे, हम बजट को डिफरेंट डायमेंशन से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बजट को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, वी ऑलवेज कंपेयर विथ 2-3 ईयर। ठीक है, हमेशा हम एक कंटेक्स्ट को लेके देखेंगे। लाइक जैसे इस बार जो बजट है, बट इफ यू लुक एट द ग्लोबल सिनारियो, अगर हम वैश्विक सिनारियो की बात करेंगे तो यूक्रेन रशिया क्राइसिस गोइंग ऑन, इसराइल पैलेस्टाइन इशू गोइंग ऑन। वाई एम आई कंसिडरिंग ऑल दिस? बिकॉज इससे जो सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है वो डिसरप्ट हो रहा है इकोनॉमी में। जो इसे सप्लाई चेन का नेटवर्क है वो डिसरप्ट हो रहा है, और जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो रहा है, बिकॉज अगर इसराइल पैलेस्टाइन का इशू है तो ये क्या क्रिएट करेगा? जो रेड सी है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन होता है यूरोप में एंड मेडिटेरियन सी के थ्रू, ये डिसरप्ट हो रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहा है रेड सी में, बिकॉज रेड सी में बॉम्बिंग चल रही है, शिप्स नहीं जा रही है वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक चुका है। तो इसकी वजह से सप्लाई चेन का इशू आ रहा है। तो ये भी एक इशू है, यूक्रेन क्राइसिस, ये इजराइल पैलेस्टाइन इशू भी है। और एक है ट्रम्प बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये क्यों इशू है? वाई दिस इज द इशू? बिकॉज यू नो द ट्रम्प इज अ वेरी रेडिकल पॉलिसी ही इज हैविंग। रेडिकल पॉलिसी इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इमिग्रेशन इशू, अब आप न्यूज में देख रहे होंगे, और इंडिया को लेकर काफी ट्रेड के लिए टैरिफ लगा देंगे, ट्रेड बैरियर इंपोज कर देंगे। सो देयर यू नो ग्लोबल साइकोलॉजी, ग्लोबल साइकी है वो इसके अकॉर्डिंग ही चलती कि व्हाट इज बीन देयर। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स which we can consider, so we cannot blame government for the budget. Look at the context in which budget is preparing. Okay, next thing, if we talk about the GDP growth rate, see GDP growth rate here 9.7. Why? Because we just recovering from COVID that time. We just recovering from COVID that time, 21-22 fiscal year. And there has been a large V-shaped economy. So we had a good, GDP growth that year, and there has been a considering good growth. If you see the growth, fiscal year 22-23, we had 7%, and then again we had a steep 8.2%, and then again we had a 6.40. ठीक है, इस साल का प्रोजेक्शन भी काफी अच्छा है। बट वाई आर वी कंसिडरिंग जीडीपी ग्रोथ? अच्छा, वन मोर फैक्टर जो हम देखेंगे
किसी कंट्री का जीडीपी है वो अगर बढ़ रहा है तो विल इट बी अ गुड साइन? क्या एक अच्छा साइन है ये? ऑफ कोर्स इट इज अ गुड साइन, बट ये साइन क्या सब क्लास के लोगों को दर्शाता है? दिस इज नॉट ट्रू। तो हम हमेशा जीडीपी जब राइज हो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जीडीपी राइज हो रहा है तो हर इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। हर इकोनॉमी ग्रो जरूर कर रही है, बट क्या हो रहा है, जो रिच है वो और भी रिच होता जा रहा है और उनकी वजह से ही इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है। लेकिन जो पुअर है उनमें क्या है, इंक्लूसिविटी नहीं है, इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र डेवलपमेंट जो बोलते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो वी कैन नॉट से दैट जीडीपी ग्रोथ इज एक्चुअल द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इज एक्चुअल द डेवलपमेंट इन द कंट्री। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वी कैन नॉट से दैट वी आर डेवलपिंग होलिस्टिकली। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बात करना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बात करना होगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जहां पे उन्होंने विकसित भारत की बात की है, जहां पे उन्होंने विकसित भारत की बात की है। और जो टारगेट है टू अटेन द विकसित भारत इज 2047। ओके, so we always look at as a growth when we consider this. okay, ठीक है। जीडीपी को हमेशा हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखते हैं, नॉट इन द नैरो कंसेप्ट, नैरो, बिकॉज इट माइट बी गुड फॉर रिच बट इट नॉट बी माइट बी गुड फॉर मिडिल क्लास और पुअर पीपल और जो नीचे के पर्सन है उन लोग के लिए। गॉट द पॉइंट? ठीक है, कमिंग बैक टू द इन्फ्लेशन। अच्छा, हमने अभी तक बजट की टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, वी आर जस्ट लुकिंग एट द स्नैपशॉट की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एंड देन वी स्टार्ट आवर बजट। ओके, ठीक है। लुक एट द इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लुक एट द इन्फ्लेशन दिस ईयर, दिस 6.7, आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल है दैट इज 4 ±2%। ये 6.7 है, मेजरली 6.7 है, जो कि एक कंसर्न की बात है फॉर आरबीआई एंड फॉर आवर इकोनॉमी। मेजरली जो इन्फ्लेशन राइज है इसका रीजन क्या है? फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन इज अ रीजन फॉर दैट इन्फ्लेशन। ओके, नाउ 5.4, ये 5.4 है, बट इस साल भी 4 महीने ऐसे थे जहां पे 6 के अबव गया इन्फ्लेशन, विच इज अगेन द जो आरबीआई की अपर लिमिट है 6%, उसके ऊपर गया। दिस इज नॉट अ गुड साइन, बट द गुड साइन इज दिस ईयर वी हैव अ reduction in our inflation. This year we have a reduction in our inflation. This is a good sign. But again, if you look at this year, the major portion is because of food inflation. And why it is food inflation? क्यों हो रहा है? Everyone knows global supply chain disrupt है because of Russia Ukraine crisis, because of Israel crisis, and because of many factors which we have discussed before. Okay, so this is all about the inflation part. So basically, if you look at fiscal projection this year, we projected this year. Good sign is our fiscal deficit is reducing. What was the formula of fiscal deficit? Total expenditure minus total receipt excluding borrowings is a formula. ठीक है। Why fiscal deficit is a concern for India?
fiscal deficit is a concern for India, but for that you have to look upon one term. एक टर्म जाना जरूरी है तुमको इसके लिए, that is debt to GDP ratio. That is debt, total debt upon GDP. Total debt मतलब the loan taken by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस द लोन टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट. टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होगा? लोन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस लोन टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट डिवाइडेड बाय जीडीपी, एंड विच इज ओवर 80%. ये जो है 80% से भी ज्यादा है. तो दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर आवर इकोनॉमी. Though we are reducing our fiscal deficit, but the debt to GDP ratio is 80% above. So this is the concern for our economy कि क्योंकि हमको debt to GDP ratio को गिराना है. But when we talk about debt to GDP ratio, we always say कि जैसे हम अगर दूसरे उससे बात करें, अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें, like suppose if we talk about a country like Brazil, if we talk about country like Middle East country, we talk about, if you talk their debt to GDP ratio is more than 100%. उनका जो debt to GDP ratio है is more than 100%. ठीक है? But and वन मोर पॉइंट जो देखने लायक रहेगा, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, डेट टू जीडीपी की बात करते हैं हम, डेट टू जीडीपी इनका मोर देन 100% है. बट इफ यू सी दे आर मोर वी कैन नॉट सी, हम ब्राज़ील को या फिर हम कोई भी एक मिडिल ईस्ट नेशन को पकड़ ले, उनको हम एज अ डेवलप्ड नेशन नहीं देखते, राइट? हम उनको डेवलप्ड नेशन क्यों नहीं देखते हैं? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ने से हम नहीं बोल सकते कि एक डेवलप्ड नेशन है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम अगर रिच हो रहा है लेकिन इंक्लूसिविटी नहीं है, तो वी कैन नॉट से दैट कंट्री एज अ डेवलप्ड नेशन, राइट? सो इसीलिए कभी भी हम जाते हैं तो हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डेवलप नहीं कर सकते, बिकॉज पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो ब्राज़ील का और इस ब्राज़ील की इकोनॉमी और जो सऊदी अरेबिया की और फिर इधर कतर वतर की इकोनॉमी है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, बट वी आर नॉट सेइंग दैट एज अ डेवलप्ड नेशन. ओके, कमिंग बैक टू थीम ऑफ दिस ईयर बजट इज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट. पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, एंड मैंने बताया कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार विकसित भारत के पैरामीटर्स बताए हैं कि विकसित भारत एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट आर द पैरामीटर्स विच वी आर हैविंग टू अचीव आवर विकसित भारत टारगेट बाय 2047. गॉट इट? ठीक है. पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, दैट इज सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विकास. अच्छा, इस बार का जो थीम है, वो जो थीम है इस बार का, मेनली फोकस ऑन ज्ञान इकोनॉमी. ज्ञान मीन्स व्हाट इज दैट? जी से आई गेस गरीबी, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी, या जी फॉर आई वाज राइट, गरीबी, गरीब, पुअर, वी कैन से पुअर. या इस साल की जो थीम है दैट इज मेनली फोकस ऑन ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी. हम इस पे ही मतलब इनको एक टारगेट जैसे लास्ट, ये इस साल का थीम है. वी टॉक अबाउट थीम ऑफ लास्ट ईयर दैट इज 24-25. द थीम वाज फोकस ऑन नारी डेवलपमेंट. लास्ट ईयर थीम, उससे लास्ट ईयर का जो थीम था क्या था वो? उससे लास्ट ईयर जो थीम था
वो मेजरली फोकस कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उससे लास्ट ईयर जो थीम था वो मेजरली फोकस कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसीलिए लास्ट टू लास्ट ईयर वी हैड अ गुड फोकस, वी हैड अ स्कीम कॉल्ड गति शक्ति, वी हैड अ स्कीम कॉल्ड गति शक्ति, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोच रही थी। ठीक है, तो मैंने हमेशा बोला है कि बजट को हम 3-4 साल के प्रोजेक्शन पे देखते हैं। तो लास्ट ईयर का जो था नारी डेवलपमेंट पे था, उससे लास्ट ईयर था वो गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके था। दिस ईयर जो बजट है इट इज अ पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट फोकस बेसिकली ऑन ज्ञान। दीज आर द पैरामीटर्स, ज्ञान, गरीब, पुअर, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, एंड व्हेन वी से विकसित भारत, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गेट बाय 2047? हम क्या सोचते हैं? इरेडिकेट पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी बाय 2047। समग्र शिक्षा, यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन, एफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, आर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना। और इस साल एफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आयुष्मान योजना में तुमने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी भी केटर्ड नहीं है। इसमें मेजर डिसीज लाइक कैंसर कवर नहीं होती। बट इस साल आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज फोकसिंग ऑन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, लाइक वी आर थिंकिंग टू इंक्लूड कैंसर एंड अदर बीमारी डिसीजेज को इसमें इंक्लूड करने की हम सोच रहे हैं, एंड मोर नंबर ऑफ हॉस्पिटल टू ऑल्सो बी केटर्ड। ठीक है, 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मेजरली मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल पोजीशन, मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल पोजीशन पे, मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल पोजीशन पे हम वुमेन की एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करने का सोच रहे हैं। ठीक है, एंड एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टू मेक फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी टू मेक फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। सी दिस ईयर अगर तुम देखोगे एग्रीकल्चर में, तो हम सिर्फ आर स्टेपल इकोनॉमी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारी स्टेपल प्रोडक्ट है। इस साल हम देखेंगे तो पल्सेस की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, विटामिन्स की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं। अगर अब तुम देखोगे पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट इज मेजर फोकसिंग, हमारा फूड बास्केट ही चेंज हो रहा है। वी आर मोर गोइंग टूवर्ड्स न्यूट्रिशियस फूड्स। जैसे हम मिलेट बोर्ड की बात कर रहे थे, वी आर गोइंग टू डेवलप मिलेट बोर्ड हैदराबाद में। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर वी आर फोकसिंग ऑन फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशियस, not only wheat and rice. Got it? We are not only focusing on wheat and rice, we are talking on agriculture productivity in the food basket of the world. Accelerate growth. Yeah, our target is to accelerate growth. But मैंने बताया है कि जब भी ग्रोथ को देखेंगे तो ग्रोथ को हम इंक्लूसिव सेंस में देखेंगे। इंक्लूसिव मतलब इट इंक्लूड वुमेन, it includes children, it includes middle class, it includes rich, it includes everyone. इंक्लूसिविटी में देखेंगे। इंक्लूसिव मतलब सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एंड सबका विश्वास। ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जहां पे जितने भी हमारे लोग हैं उनका सोशल सिक्योरिटी भी कवर हो, लाइक उनकी पेंशन्स कवर हो, उनका इंश्योरेंस हो। ठीक है, स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया मिडिल क्लास, हम यहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ आवर विकसित भारत। गाइस नोट इट डाउन, ये जो फैक्टर्स हैं
ये तुमको मेंस में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे, एंड यू कैन यूज इट इन इंटरव्यू एज वेल। बिकॉज अगर हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है, तो यू कैन यूज दिस फैक्टर, दीज आर द 5 फैक्टर, एंड व्हाट आर वी टारगेटिंग, दीज आर द पॉइंट। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जहां से हम कैपिटल एसेट्स क्रिएट करते हैं। बट उसके साथ साथ में अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का भी वो अगर कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो विल गेट अ गुड ग्रोथ। एंड या अगर ये सारा फैक्टर हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, कवर अप करते हैं, तो जो हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स है टूवर्ड्स द कंट्री, टूवर्ड्स द ग्रोथ, टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट विल ऑल्सो फॉलो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ये भी एक पॉइंट को डेवलप करेगा। ठीक है। तो दीज आर द थीम ऑफ द बजट विच वी आर फोकसिंग ऑन। ठीक है। जस्ट हैव अ ब्रीफ सिनारियो ऑफ आर बजट एस्टिमेट दिस ईयर। जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इस साल, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो लास्ट ईयर से 7.4% वी आर इंक्रीजिंग। सी, मैंने बताया था इनिशियली, हम जो हमारी कंट्री है इज अ प्रोग्रेसिव नेशन, तो वी ऑलवेज लुक एट मोर, एंड अगर तुम एक्सपेंडिचर पिछले 3-4 साल का देखोगे तो ग्राफ हमेशा तुमको ऐसा दिखेगा। तो या इस साल जो हमारा एक्सपेंडिचर है इज अ 7.5 इंक्रीज हो रहा है लास्ट ईयर के। ठीक है। मैंने बहुत बार कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है कि हम लोग इस बार मेजर फोकस कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्रिएशन ऑफ एसेट्स, हम इससे एसेट्स बनाते हैं। ठीक है। तो तुम नोटिस करना, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इज इंक्रीज बाय ओनली 6.7%, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इज इंक्रीजिंग बाय 10.1%। अगर दोनों में देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग बाय मोर। सो आई एम टेलिंग यू, गवर्नमेंट इज मेजरली फोकसिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली क्रिएटिंग ऑफ एसेट्स टू या फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट विच लेड टू आवर विकसित भारत टारगेट। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है। ये देखना, मनरेगा और जो पीएम किसान है इसका अमाउंट सेम है, लेकिन लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा एलोकेशन कौन सी स्कीम में हुआ था? वो मनरेगा थी, और इस साल भी जो सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ किसी स्कीम में वो है मनरेगा। ठीक है। इस स्कीम का एलोकेशन अमाउंट सेम है, बट अगर स्कीम वाइज जाए तो सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है मनरेगा में। यू गेट द पॉइंट? जो इस बार गवर्नमेंट की रिसीप्ट है वो 11.1% इज हायर देन द प्रीवियस रिसिप्ट, 11.1% हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है। जो गवर्नमेंट की इस बार जो रिसिप्ट है इज 11.1% हायर देन द, बिकॉज गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। इफ यू लुक एट द लास्ट 9 month or 10 month projection, there has been sharp increase in our GST collection. GST collection में हमारा शार्प इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन पॉलिसी है, विश्वास स्कीम फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड व्हेन वी से इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम कस्टम्स में काफ़ी इम्प्रूव किए हैं, हम आर इंपोर्ट ड्यूटी में काफ़ी काम किए हैं। सो मेजरली हमारा जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, जो हमारा रिसिप्ट पार्ट है, इट इज़ इंक्रीजिंग। जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ रहा है, मेजरली हम बोल सकते हैं जीएसटी की वजह से। ठीक है। हर साल स्टेट्स जो है वो बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि या इंक्रीज आर एलोकेशन फंड, इंक्रीज आर बोरोइंग अमाउंट। तो इस साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है वो स्टेट गवर्नमेंट की एलोकेशन को 12.5% से बढ़ाया है। ठीक है। 12.5% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 12.5% इस साल हम लोगों ने बढ़ाया। ठीक है। एंड नोट डाउन दिस पॉइंट एज वेल। इस बार रिवेन्यू डेफिसिट लोअर देन द
लास्ट ईयर, विच इज अ गुड साइन, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट was 4.8% last year. This year we projected at 4.4%. So remember guys, this can be a fact for UPSC and CGPSC as well, जहाँ पे तुमसे फैक्ट पूछ सकता है. What was the projection of this year? 4.4%. And what was the last year? 4.8%. ठीक है. And fiscal deficit इस बार लोअर क्यों हो रहा है? Because मैंने बताया जो हमारा रिसिप्ट है वो सोर्स ऑफ इनकम है जो बड़ा है. मेजर रीजन इज जीएसटी, ठीक है. हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो बड़ा है एंड द मेजर रीजन इज जीएसटी, ठीक है. जीडीपी ग्रोथ जो इस बार एक्सपेक्टेड है वो है 10.1%. दैट इज नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इन करेंट ईयर प्राइसेस, जब हम करेंट ईयर के प्राइसेस से जीडीपी को डिटरमाइन करते हैं, इट इज नॉमिनल जीडीपी. एंड जब हम कोई बेस ईयर से जीडीपी को डिटरमाइन करते हैं इज कॉल्ड रियल जीडीपी. नॉर्मली व्हेन वी सी आवर जीडीपी इज ग्रोइंग एट दिस रेट, व्हाट इज आवर जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन, वी टॉक अबाउट रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी. ओके guys, note down this point, okay. So the next slide is, see these are the estimate of the, and see these are the journey of development which government is giving us. First is agriculture, second we come to MSME, then investment, then export. हम सबसे पहले हम उत्पादकता की बात करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांस की बात करेंगे. फिर हम एमएसएमई जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसकी बात करेंगे. फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि इस साल हम कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बीट एजुकेशन, हेल्थ. एंड लास्ट में वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट में जैसे कि द पॉलिसीज लाइक रैम्प, सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, दिस ऑल आर वी टॉकिंग अबाउट. सी एंड हम ये सब में जो भी हमारे फ्लॉज हैं उसको हम लोग कैसे कैटर करेंगे? बाय द रिफॉर्म्स, एंड रिफॉर्म्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. व्हाट आर द रिफॉर्म्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट. एंड जो रिफॉर्म्स करने का हमारा जो गाइडिंग स्पिरिट होगा वो इंक्लूसिविटी, सबका साथ सबका विकास. दिस इज द फॉर्म इंक्लूजन. एंड एट मोस्ट जब इंक्लूजन होगा तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, विल बी रीचिंग द डेस्टिनेशन ऑफ विकसित भारत. A country is not just its soil, a country is its people. Note down guys. Okay, before starting agriculture I will talk about, before starting I will talk about challenges of agriculture. Challenges of agriculture in India. Then we will talk about reforms. हम पहले challenges देखेंगे इन एग्रीकल्चर के, फिर हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे, so that it will give a good picture. First, lack of assured irrigation facility. अगर तुम देखोगे, इफ यू सी, हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटी है जहां पे सिर्फ 50% इज एश्योर्ड इन इंडिया, 50% इज एश्योर्ड इरिगेशन इन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. जो भी हमारा क्रॉप एरिया है सिर्फ 50% इज अंडर एश्योर्ड इरिगेशन. एंड जो बाकी का 50% है इट इज हैवली डिपेंडेंट अपॉन मानसून. बाकी का जो 50% है ये किस पे डिपेंड करता है? मानसून पे. ये मानसून पे डिपेंड करता है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल रिडक्शन होता है. तो दिस आर द मेजर चैलेंजेस. इस बार हम स्कीम के थे, हम जो इरिगेशन जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
उस स्कीम में हमने अब एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया है। इस बार हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे एश्योर्ड इरिगेशन क्रॉप एरिया है वो थोड़ा सा बढ़े। दिस इज मस्ट वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर इरिगेशन। सेकेंड जो चैलेंज आता है, लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो भी हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है जिसमें से 45% वीट एंड राइस को जाता है, मतलब वी आर हैवी वीट एंड राइस बेस्ड इकोनॉमी, हम वीट एंड राइस बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जो फोकस कर रहा है इस बार, दीज आर द चैलेंजेस, विल टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, बट गवर्नमेंट मेजरली फोकस कर रहे हैं न्यूट्रिशियस थिंग्स पे, लाइक पल्सेस। दिस ईयर वी हैव अ रिफॉर्म्स स्कीम है जहां पे हम आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो हम हैवी वीट एंड राइस इकोनॉमी है, तो उसको वो करने के लिए हम रिफॉर्म लाएंगे, ठीक है। बट या दिस आर द मेजर चैलेंजेस। थर्ड चैलेंज, लैक ऑफ research and development in agriculture. Though we have an institute like IARI, Indian Agriculture Research Institute, and बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बट जो R&D है एग्रीकल्चर में वो काफ़ी कम है। एक डेटा है बाय अशोक गुलाटी जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स भी लिखते हैं, उनके हिसाब से इफ़ वी स्पेंड 1 रुपीज़ in agriculture, it will give us 2.5 rupees growth. But we are not investing in agriculture R&D. So this is the major challenge number 3. What are the challenges number 4? Excessive use of fertilizer. Excessive use of fertilizers means केमिकल इनपुट्स, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इट मींस जो हमारा यूरिया, जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर। बिकॉज मैंने बताया कि हमारा जो हम लोग हैवी मानसून डिपेंडेंट है, तो मानसून डिपेंडेंट है तो हम उसको ग्रो करने के लिए टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी विल यूज आवर फर्टिलाइजर। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल। और इसीलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक स्कीम भी लाया था, PM प्रणाम स्कीम, जहां पे हम फर्टिलाइजर की रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन इन फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 challenges that we are focusing on, because fertilizer, ठीक है। Next challenges that we have is lack of post harvest infrastructure. Lack of post harvest infrastructure. From farm to plate, फार्म से प्लेट तक जाने का जो रास्ता है इसमें बहुत सी दिक्कत है। दैट वी डू नॉट हैव प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास वेयर हाउसेस नहीं है जहां पे हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रख सकें। और इसका मेजर रीजन इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी है। जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो भी इसका मेजर रीजन है। व्हाई? बिकॉज इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट को रिफर करता है कि हम इससे ऊपर अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। अगर हम 2000 टन से 5000 टन नहीं कर सकते तो वाई आर वी लुकिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हम एग्रीकल्चर को एनहांस कैसे करेंगे? तो अगर ये रिपील होता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो इट माइट बी गुड हेल्प फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइस नोट डाउन, दीज आर द 5 पॉइंट challenges that we are having in agriculture. ठीक है, अब हम रिफॉर्म की बात करेंगे। वी हैव सीन चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे एग्रीकल्चर में, अब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, पहला जो रिफॉर्म है दैट इज प्रधानमंत्री
कृषि धन धान्य योजना, जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, ये 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा, जहां पे जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की काफी लो है, एंड जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो मॉडरेट है। ठीक है, ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है, और जहां पे क्रेडिट फैसिलिटी बहुत इजी अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों ने इस जो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है, इसका हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपीस एलोकेशन बढ़ाया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, टू केटर द 1.7 करोड़ फार्मर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज मिशन, हमने इस बार कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात की है, और अगले 5 सालों में हम लोग कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मेजरली जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग स्टेपल कॉटन की। किसकी? लॉन्ग स्टेपल कॉटन की। अभी लॉन्ग स्टेपल कॉटन क्यों कर रहे हैं इसकी बात? बिकॉज लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन होता है, इट विल हेल्प इन एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो हम लॉन्ग स्टेपल कॉटन के थ्रू केटर करते हैं, और इस पे भी हम बेसिकली 5F की बात कर रहे हैं। जो हमारा अप्रोच होगा वो होगा 5S का अप्रोच होगा। ठीक है, 5S का अप्रोच होगा, जैसे कि फर्स्ट होगा फार्म। हम कोई भी कॉटन उत्पाद करेंगे फार्म में करेंगे, फार्म से हमको क्या मिलेगा? फाइबर मिलेगा। ठीक है, फाइबर से हम क्या बनाएंगे? फाइबर से भी मेड फैब्रिक, फैब्रिक से भी गोज टू फैशन, फैब्रिक से भी गोज टू फैशन, एंड फैशन से वी गो टू फॉरेन। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन। फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन। 5F है, ये अप्रोच पे हम काम करेंगे फॉर लॉन्ग स्टेपल कॉटन में, टू बूस्ट आर एक्सपोर्ट मार्केट एंड टू बूस्ट आर कॉटन प्रोडक्टिविटी। गेट द पॉइंट गाइज? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज this year government has announced to make a board in Bihar, मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना को हम फॉक्स नट भी बोलते हैं गाइस, मखाना को हम फॉक्स नट भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने मखाना बोर्ड, बिकॉज वी नो इफ यू लुक एट द नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, वी सी द growing of makhana, the potential of growing intensity of makhana is lot. So we are announced to make a makhana board in Bihar. But the interesting fact is largest production of makhana is Bihar, but the largest processing sector of makhana is in Punjab. That is why Punjab is developing. Punjab प्रोसेस करके उसको बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। So if we made a board in Bihar, it is help, क्योंकि बोर्ड बनेगा तो उनका एक स्ट्रक्चर बनेगा, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइसेस होंगी, क्या मार्केट होगा, कैसे इसको हम एक्सपोर्ट मार्केट में पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो ये है मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, वो पहले लिमिट थी उसकी 3 लाख की, हमने उसको बढ़ा के 5 लाख कर दी है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो हमारी लिमिट थी, हमने उसको बढ़ा के 5 लाख कर दी है। और किसान क्रेडिट कार्ड से जो बेनिफिटेड हैं मेजरली कौन है? फार्मर्स है, फिशरमैन है, डेयरी फार्मर्स है। तो हम इससे मरीन प्रोडक्टिविटी जो हमारी है,
जो समुद्रीय प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, मरीन प्रोडक्टिविटी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और हाई सीज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज, जो हमारा इंडियन ओशन का पार्ट है, जो हमारा इंडियन ओशन का पार्ट है, बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इसमें जो हमारी मरीन प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक जोन में और हाई सीज में। गेट द पॉइंट? नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, या इफ वी प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी सीड्स which is pest resistant and climate resilient, this question can be asked from this national mission of high yielding seeds से क्वेश्चन आ सकता है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा फर्टिलाइजर का जो एक्सेसिव यूज है वो कम हो जाएगा अगर सीड गुड क्वालिटी की होगी तो, और उससे जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। गेट द पॉइंट? नोट डाउन गाइस। ठीक है, मैंने बताया था कि हमारा जो 45% है वो व्हीट एंड राइस बेस्ड इकोनॉमी है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बार, पल्सेस पे ध्यान दे रही है। एंड मेजर इफ यू टॉक अबाउट पल्सेस, तो पल्सेस में तुर, उड़द एंड मसूर की बात करें हम, जो गवर्नमेंट 6 ईयर मिशन लॉन्च की है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ 6 ईयर मिशन, स्पेशल फोकस ऑन तुर, उड़द एंड मसूर। ठीक है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट पल्सेस, अगर हम पल्सेस की बात करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पल्सेस का 27 मिलियन टन्स, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 27 मिलियन टन्स, बट जो हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी है दैट इज 31 मिलियन टन्स। हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 27 मिलियन टन्स और जो हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी है वो है 31 मिलियन टन्स। तो कहां से लाएंगे? हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो सी वी आर इंपोर्टिंग पल्सेस फ्रॉम कंट्री लाइक घाना, वी आर इंपोर्टिंग ऑयल सीड्स, हम ऑयल सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ कंट्री लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया। सो टू बिकम आत्मनिर्भर, वी हैव लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 6 ईयर मिशन विद अ स्पेशल फोकस ऑन तुर, उड़द एंड मसूर। ठीक है, डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स। इससे क्या होगा, अगर पल्सेस खाएंगे तो जो बॉडी में प्रोटीन कंटेंट है बढ़ेगा, क्योंकि पल्सेस इज रिच इन विटामिन, प्रोटीन एंड पोटेशियम। एंड या इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। दिस आर द आर गाइड, मतलब आउट रिफॉर्म्स है, पॉइंट है जिसकी हम बात करें रिफॉर्म्स की। ठीक, एंड जो इंडिया पोस्ट है ये रूरल इकोनॉमी में एज अ रिफॉर्म काम कर रहा है, बिकॉज इंडिया पोस्ट जो इंडियन पोस्टल सर्विस है इसका कनेक्शन रूरल इकोनॉमी में काफी अच्छा है, रूरल इकोनॉमी में काफी अच्छा कनेक्शन है। सी 1.5 लाख रूरल पोस्ट है, 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस है एंड 2.4 लाख डाक सेवक। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया पोस्ट डिजिटल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन अ रूरल इकोनॉमी, डिजिटल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। डिजिटल कनेक्शन से क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो हम आधार सीडिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट सीडिंग की बात करते हैं, वो इससे केटर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, EMI पिकअप कर सकते हैं इससे। ठीक, और जो हम रूरल इकोनॉमी में फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रेडिट सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिकॉज मनी लेंडर से लेंगे तो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेना पड़ेगा। तो हम अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाते हैं तो वी कैन इजिली प्रोवाइड क्रेडिट सर्विसेज टू देम, या वी कैन प्रोवाइड इंश्योरेंस एंड अदर डिजिटल सर्विसेज। ओके, हाँ, वी हैव जैसे लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट
गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन वेजिटेबल, फ्रूट्स, न्यूट्रिशन, बिकॉज मैंने बताया कि हम लार्जली पहले स्टेपल फूड्स की तरफ ध्यान देते थे, लेकिन अभी जब हम फोकस कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे हैं मेजरली, राइट, फ्रूट्स, विटामिन एंड ऑल। एंड द सेम वे अगर तुम पैरेलली कनेक्ट करते हो पॉइंट को, तो जो फूड सब्सिडी है वो भी हम डाउन हो रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत सारी जगह में जो 5 kg हम जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो हम रिड्यूस कर दिए, सो डैट आर मेन फोकस इंक्रीज इन वेजिटेबल, फ्रूट्स, विटामिन, न्यूट्रिशियस फूड, कैल्शियम एंड सो। रीजन गवर्नमेंट का यही है, वाई आर वी इंट्रोड्यूसिंग मिलेट्स, why are we putting so much focus on millets? Fertilizer subsidy also goes down because we are majorly urea dependent, so it is a good sign, and हमने बात की थी रिफॉर्म्स की, कृषि योजना जो है वो फ्रॉम 2000 करोड़ का उसमें बढ़ा है, फ्रॉम 6000 करोड़ टू 8500। अच्छा, जो मत्स्यदा संपदा योजना है MSY, जो लास्ट ईयर का इसका जो एलोकेशन था वो ही फुलफिल नहीं हो पाया था, तो वो इस साल कंप्लीट हुआ 2025 में। तो मत्स्यदा संपदा योजना का जो एलोकेशन था इस बार कम हुआ है, बिकॉज जो हमारा मरीन प्रोडक्टिविटी पे, बेसिकली जो मत्स्यदा संपदा योजना है मत्स्य, ये किस पे फोकस करता है? मरीन प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है। तो जो लास्ट ईयर जो एलोकेशन था इसका समवेयर अराउंड, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द एलोकेशन, बट लेट सपोज 100% अगर कोई मनी है तो लास्ट ईयर इट वाज 60% यूज्ड एंड दिस ईयर इज व्हाट 40% यूज, सो ऑटोमेटिकली जो इस साल का एलोकेशन होगा वो कम होगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज बीन इंक्रीज दिस ईयर, is the way forward for agriculture. Operation Green, where we talk about, majorly we talk about top, tomato, onion and potato। अगर हम इसका पोस्ट हार्वेस्ट अच्छा कर दें by the coordination of state government, it will improve our warehouse capacity, it will improve our cold storage capacity, right? ठीक है। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू सीड, एंड हम बताए थे इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, बिकॉज हमारा इरिगेशन जो है 50% अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। ठीक है। एक्सटेंशन सर्विसेज क्यों बढ़ाने की बात कर रहे हैं? अगर हम एक्सटेंशन सर्विसेज बढ़ाएंगे लाइक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा? जो फार्मर्स की बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, इससे जो फार्मर्स की बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है। So these are the way forward for agriculture. Now we have completed agriculture. Now we will talk about MSME. See, initially we have seen that are 4 pillars that are we will talk about: agriculture, MSME, then investment and then export. ये 4 पिलर की ही हम बात कर रहे हैं। We'll talk about MSME now. सी, इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा MSME रजिस्टर्ड है और 7.5 करोड़ पीपल को ये वो एम्प्लॉयमेंट देता है, और मैन्युफैक्चरिंग का 36% है। ठीक है। तो और हमारा जैसे जो हमारा गवर्नमेंट का जो वो है मोटो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इसको भी ये बूस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ MSME। तो इस बार क्या हुआ है, MSME की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, इन्वेस्टमेंट MSME और जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। इससे क्या होगा? इससे जो इनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, इससे जो इनको लोन फैसिलिटी मिलेगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। MSME बेसिकली इट मीन्स M माइक्रो, S फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एंड या इस बार हम लोग काफी लो एंड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, लो एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस बार हम लोग इस इंडस्ट्री पे काफी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखो टॉय इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस इज चाइना, ठीक है, दिस इज चाइना का टॉय इंडिया में बिक रहा है, चाइना का टॉय इंडिया में बिक रहा है, और हमसे कम स्पेस उन लोग यूज करते, जमीन यूज करते, और हमसे कम लेबर काम करते टॉय में, और हमारे पास हम एक्स्ट्रा जमीन भी यूज कर रहे हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा वर्कर भी लगे हुए हैं, बट फिर भी हमारे में एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी बहुत कम है। तो इसलिए हम लोग इस बार टॉय इंडस्ट्री को क्लस्टर्स में बनाने की बात कर रहे हैं, गुच्छे में बनाने की बात कर रहे हैं, सो दैट इट विल, गुच्छे में बनाएंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो उनको एक मार्केट मिलेगा, मार्केट मिलेगा तो उनकी मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग होगी तो उनका प्रोडक्ट बाहर में बिक पाएगा। गेट द पॉइंट। क्या चैलेंजेस है एमएसएमई की, चैलेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट इनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, एमएसएमई को क्रेडिट प्रॉपर नहीं मिल पाता, ये एक वन ऑफ द चैलेंजेस है। और आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से मुद्रा लोन जो है वो स्पेसिफिक एमएसएमई को दिया जाता है, ठीक है। फिर भी जो एमएसएमई दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। तो जो इंडिया में जो एमएसएमई है वो मेजरली ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो इनको लोन लेने में भी दिक्कत होती है, तो ये जाते किसके पास है, अल्टीमेटली मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, जो तो इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉट इवन 50% कवर अंडर द मुद्रा लोन्स। दिस इज अ मेजर कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट एमएसएमई। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रेन्ड वर्कफोर्स। या वी हैव नेशनल स्किल मिशन, कौशल विकास योजना, जहां पे हम स्किल की बात करते हैं, बट फिर भी अगर हम देखेंगे जो ट्रेंड वर्कफोर्स है वो बहुत कम है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ट्रेंड वर्कफोर्स की, तो तुम देखना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कफोर्स है वो काफी सेमी बेसिस पे चलता है, सेमी इन द सेंस कि कभी आ रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, कभी काम कर रहे हैं, मतलब उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, मतलब वो एक दिन का काम 4 दिन में 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सो वी कैन से दिस इज अ मेजर। एंड यस, उनके पास टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग सेंटर भी नहीं है जो एमएसएमई है। अगर उनके पास टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग सेंटर नहीं होगा तो हाउ विल दे डेवलप देयर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डेवलप कर भी दिया तो मार्केट में वो फिट करता है कि नहीं करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिट होती है कि नहीं होती है, हाउ डू दे वेल मेंटेन दिस, ठीक है। मार्केटिंग फैसिलिटी, यस, अगर उनके पास प्रॉपर एमएसएमई का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उनकी मार्केटिंग फैसिलिटी भी नहीं होगी, मिसिंग होगी, ट्रू। अच्छा, इस बार जो मेजर फैक्टर है जिस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, रिकवरी ऑफ लोन्स ड्यूज। नोटिस करना, मेजर एमएसएमई ग्रो नहीं कर पाता बिकॉज उनका जो मार्केट में पैसा फंसा होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपने मार्केट को फर्दर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं डाल पाते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, इस बार एक गवर्नमेंट ने स्कीम भी लाई है सिंगल विंडो क्लियरेंसेस को लेके, जहाँ पे रैंप हो गया, रैंप बेसिकली राइज एंड एक्सेलरेटर मीडियम परफॉर्मेंस, एक्सेलरेटर मीडियम परफॉर्मेंस स्कीम, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस एक स्कीम है जिसमें क्या करेंगे इन लोग, जितने भी कस्टम ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बैंकिंग सर्विसेज है, इन्वेस्टर्स है, सबको इन लोग एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से क्या होगा, जो मार्केटिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ावा मिलेगा और इनके पास एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा। अच्छा, क्या क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं अब, जैसे कि हम बताया, देखो जो इस बार जो लिमिट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दिए। देखो
पहले जो क्रेडिट गारंटी कवर था वो 5 करोड़ का था, उसको 10 कर दिए जो एमएसएमई का, और जो स्टार्टअप का था वो 10 करोड़ का था, उसको 20 करोड़ कर दिए। ठीक है, और जो एक्सपोर्टर एमएसएमई थे उसको 20 करोड़। सी देखो, इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इंटू 2.5 2.5 गुना उनका इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया, 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ कर दिया गया। मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है, इट विल बी कॉल्ड एज अ माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसको भी 10 से 25 कर दिया, 2.5 गुना, इट विल बी कॉल्ड एज ए स्मॉल एंटरप्राइजेस। जिनकी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक है, दिस विल बी कॉल्ड एज अ मीडियम एंटरप्राइजेस। टर्नओवर भी बढ़ा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इनको क्रेडिट मिलने में ईजी होगा, इससे इनको क्रेडिट मिलने में ईजी होगा। ठीक है, बिकॉज द मोर द इन्वेस्टमेंट इज द मोर द क्रेडिट विल बी। ठीक है, रैंप जो हम बहुत बता रहे थे, जो स्कीम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, हमने देखा जो क्वांटम था सबका बढ़ा दिया गया, इन्वेस्टमेंट लिमिट थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सबकी बढ़ा दी गई। देखो जो मैं तुमको बता रहा था ना कि एक जो स्कीम्स है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करी, देखो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो रजिस्टर्ड फॉर, इसमें क्या होगा, 5 लाख लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, जिससे उन लोग इजी क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। मतलब ज्यादा उनको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू अवेल द क्रेडिट, दे कैन इजिली एक्सेस द क्रेडिट। ठीक है, एंड द गुड थिंग अबाउट दैट क्रेडिट कार्ड इज दिस इज कोलेटरल फ्री, ये कोलेटरल फ्री होगा, तो उनको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। और जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं हम लोग, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे कि जो वुमेन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको हम लोन देंगे, लोन्स अप टू 2 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। बट दिस इज ऑल फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, all are the for the marginalized section of the society, for the first time entrepreneur. ठीक है, what is the mission of manufacturing? Ease and cost of doing business. Yes, जो हमारा वर्कफोर्स होना चाहिए, it should be ready to put into the market. जो वर्कफोर्स होना चाहिए उसको हम बोले कि या you have to work, there is a demand in the market, so it should be ready, like it should be skill based. ठीक है, वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, यस। अगर, और इससे क्या होगा, इससे एक एडवांटेज क्या है, जो माइक्रो सेक्टर है वो स्मॉल बनने की कोशिश करेगा, जो स्मॉल सेक्टर है वो मीडियम बनने की कोशिश करेगा, जो मीडियम सेक्टर है वो लार्ज बनने की कोशिश करेगा। तो इसमें एनकरेजमेंट रहेगा तो इंसेंटिव रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा तो एक्सपोर्ट मार्केट रहेगा, और एक्सपोर्ट मार्केट रहेगा तो हमारा करंट डेफिसिट अकाउंट है वो है कम होगा। गेट द पॉइंट गाइस? ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, यस। अगर सब कुछ अच्छा, ट्रेंड वर्कफोर्स है, स्किल्ड है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे कि मैंने तुमको पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट, वो मेनली फोकस किस पे कर रही है, लेबर इंडस्ट्री पे। लेबर इंडस्ट्री जैसे कि लेदर इंडस्ट्री फुल ऑफ लेबर, टॉय इंडस्ट्री फुल ऑफ लेबर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल ऑफ लेबर। ठीक है, तो जो फोकस है इस बार गवर्नमेंट का वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे ज्यादा है। जैसे लास्ट ईयर जो फोकस था वो कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी क्रिएट करने पे था, बस इस बार जो फोकस है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे है, या लेबर मार्केट में रिफॉर्म करना है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस इतने ज्यादा हैं कि एमएसएमई ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो हमको जो हमारे कंप्लायंसेस है उसको रिड्यूस करना होगा। इसीलिए हम लोग सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की बात कर रहे हैं, जहां पे एक ही जगह पे सारे कंप्लायंसेस पूरे हो जाएंगे। प्रमोटिंग फास्टर रिकवरी लोन्स ऑफ एमएसएमई, यस। अगर उनको टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ग्रेडिंग सेंटर, लैब सेंटर, मल्टीपल लैब, जैसे कि मैंने बताया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, अगर वो 5 प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये, समझना।
अगर इन लोग कोई भी प्रोडक्ट को 5 क्वांटिटी डेवलप कर रहे हैं और उसकी जो वो है लागत है एक प्रोडक्ट की 100 रुपये, बट अगर हम सेम प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी डेवलप करें तो जो उसकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होकर 40 हो सकती है या 60 हो सकती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ स्केल बढ़ाएंगे तो जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जैसे देखो माइक्रो वाला क्या बनेगा, स्मॉल बन जाएगा, स्मॉल वाला मीडियम, मीडियम वाला लार्ज, और इनमें एनकरेजमेंट रहेगा टू ग्रो, ठीक है। वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, वी हैव कंप्लीटेड MSME. नाउ विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। जो हम सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे टू द मार्जिनलाइज सेक्शन लाइक लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन्स को देंगे, और जो गर्ल्स हैं उनको हम देंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोषण 2.0, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू मोर देन 8 करोड़ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, 20 लाख गर्ल्स। और कहाँ फोकस कर रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम मेजर फोकस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है IITs में, वो लास्ट 10 सालों में 65,000 से लेके 1.35 लाख हो गए हैं। हमारे देश में 23 IITs हैं और इसमें जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं काफ़ी सेंटर्स में। अगर इफ़ यू लुक एट द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन MBBS, NEET, UG एंड PG, लास्ट 10 सालों में तकरीबन 1 लाख सीट बढ़ चुकी है, 1 लाख सीट बढ़ चुकी है लास्ट 10 सालों में इन UG एंड PG इन मेडिकल। एंड वी आर स्टिल लुकिंग फॉर इंक्रीज आर सीट, मतलब एडमिशन इनटेक इन दैट, ठीक है। डे केयर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या इसको हम इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक ऐसा स्कीम है जहां पे हम एक डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट करेंगे और वहां डिजिटल इकोनॉमी में हम उस पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर लैंग्वेज पे हायर सेकेंडरी मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे। इट इज नोन एज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इट विल हेल्प इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन प्रमोट करने की बात करेंगे, ठीक है। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेटअप। नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफ स्किलिंग, हम MSME में जो बात कर रहे थे स्किलिंग की, ये सब इन्वेस्टमेंट इन पीपल की बात कर रही है। हम इन्वेस्टमेंट पीपल में, इसमें भी देखो पीपल में न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे, IITs की सीट्स की एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे पीपल का जो डेवलपमेंट है वो होगा। 50,000 लैब टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। अटल टिंकरिंग लैब, जो इनोवेशन सेंटर हम जो स्कूल्स में डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो भी हम 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ये हमारा एम है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। अच्छा, हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं टू ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन रूरल एरियाज। इसमें जो भारत नेट का जो कंसेप्ट है, हमारा भारत नेट का कंसेप्ट है टू कनेक्ट ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रूरल विलेजेस विद द प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी। दिस विल हेल्प, ठीक है। जैसे हमने नीट PG UG की बात की थी, 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट, ठीक है। PM स्वनिधि, जो हम एक स्कीम चालू करते स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, द स्कीम विच वी हैव लॉन्च फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स टू एनहांस देयर इनकम एंड टू गिव देम सपोर्ट ऑफ लोन्स, ये भी हो रहा है, ठीक है। PM जन आरोग्य योजना, जो हम इसमें जो रजिस्टर्ड वो जो श्रमिक हैं, तो हम ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और इनका रजिस्ट्रेशन होगा तो इनको जो बेनिफिट है, लाइक वेलफेयर बेनिफिट है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, हेल्थ केयर बेनिफिट है, इंश्योरेंस बेनिफिट है, वो सब इनको मिल पाएगा और ये सब ऑनलाइन माध्यम से होगा, डिजिटल माध्यम से होगा।
पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। सी, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स क्या बोलते हैं? एज पर फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन, स्टेट्स जो होता है वो बोरो नहीं कर सकता मोर देन 3% ऑफ देयर जीडीपी। अगर 3 स्टेट जो है उनके पास बोरोइंग पावर नहीं है मोर देन 3% ऑफ देयर जीडीपी। बट अगर स्टेट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक जैसे कोई भी स्टेट है, अगर वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले 2 चीज सोचता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, हम जिनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वहां पे कहीं पे लीकेजेस का तो माध्यम नहीं, मतलब बिजली चोरी का तो कोई उसमें वो नहीं आता, तो उसमें क्या होगा, बिजली चोरी नहीं होगी, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट क्या होगा, अगर उसका ट्रांसमिशन अच्छा होगा, मतलब अगर बिजली की जैसे उत्पादक हुई उसकी जो ट्रांसमिशन हुई और उसमें लीकेजेस अगर कम होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करेगी कि आप 0.5% और बोरो कर सकते हो जीडीपी का। मतलब टोटल कितना होगा, 3 + 0.5, 3.5% ऑफ जीडीपी का बोरो कर सकते हो अगर आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा तो, एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5%। ठीक है। अच्छा, जल जीवन मिशन है, इसमें 80% ऑफ रूरल इकोनॉमी है वो कनेक्टेड है एंड उनको मिल रहा है पोर्टेबल वाटर। तो इन्होंने क्या किया इस बार, 100% कवरेज को अचीव करने के लिए जो जल जीवन मिशन का जो अमाउंट है लोकेशन का, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड आई गेस 45,000 करोड़, इस साल उन्होंने कर दिया अराउंड 91,000 करोड़ टू बूस्ट ताकि 100% कवरेज हो सके जल जीवन मिशन का। सी, 45,000 करोड़ टू 97,000 करोड़, सो वी कवर्ड ओनली 80% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोग स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे फॉर कैपिटल इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हम स्टेट पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, लॉन्च टू प्लो बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट। हम लोग एसेट को मोनेटाइज करने के लिए 10 लाख करोड़ नए प्रोजेक्ट में डालने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बन चैलेंज फंड। हम सिटीज को एक ग्रोथ हब को लेकर चल रहे हैं। ऐसे तुमने नोटिस किया होगा आजकल हर रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी हम जाते हैं तो एक तुमने देखा होगा, एक वो होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जहां पे वहां का किसी का पेड़ा, किसी का चाकोली, किसी की मिक्सचर फेमस है। वैसे ही यहाँ पे सिटीज एज ग्रोथ हब, जो भी सिटीज जिस चीज के लिए भी स्पेशलाइज्ड है उस पे हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, गाइस नोट डाउन दैट पॉइंट एज वेल। हम मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे हैं, 25,000 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं एंड वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 100 गीगावाट फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा और हमारा जो टारगेट है 5 हम लोग इंडिया के अंदर ही इंडिजीनियसली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR जो हम बोल रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। ठीक है, उड़ान स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम में है हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं 120 डेस्टिनेशंस। हम लोग की कनेक्टिविटी तो काफी अच्छी है ही, बट इस बजट में ये हम देख रहे हैं कि 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्वामी फंड। दिस इज स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग फंड। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग फंड। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी स्वामी फंड जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन रूरल, तो उसके लिए हम एक फंड क्रिएट कर रहे हैं और वो फंड से हम जितने भी
हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट, बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का कोलैबोरेशन होगा, जिससे जो प्रोजेक्ट है बहुत जल्दी बनेगा और वेल मेंटेन्ड बनेगा। तो हम स्वामी फंड की बात कर रहे हैं जो इस बजट में। और सी फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार में हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वन, ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है, कोई नया एयरपोर्ट बनाना। नया मतलब कोई स्टार्टिंग से, फ्रॉम उसके आधारभूत से नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। और ब्राउनफील्ड क्या होता है, ब्राउनफील्ड में क्या होता है, हमारे पास एयरपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें खाली रिनोवेट करना, इनोवेट करना। ठीक है, एग्जिस्टिंग हमारे पास एयरपोर्ट है, उसको ही खाली रिनोवेट करना, इनोवेट करना, सो वी डिड इट ब्राउनफील्ड। मतलब एग्जिस्टिंग चीजों पे मरम्मत करना वो ब्राउनफील्ड, और जो नया बनाना वो ग्रीनफील्ड। ठीक है, तो वी हैव अनाउंस्ड अ न्यू ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट एट बिहिटा, बिहार। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर को भी काफी क्या बोलते हैं हम बढ़ावा दे रहे हैं। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट। विदाउट स्टेट कोऑर्डिनेशन वी कांट डेवलप टूरिज्म, राइट, बिकॉज स्टेट की पुलिस की हेल्प लगती है, बिकॉज पुलिस इज अंडर स्टेट डोमेन। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट, अगर स्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ टूरिज्म में तो उनको इंसेंटिव्स मिलेगा। इंसेंटिव्स क्या मिलेगा, जैसे कि उनको जीडीपी का जो परसेंटेज बोरो था, जैसे 3.5 था, उसको बढ़ा सकते हैं, 0.5 और बढ़ा सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स मिलेगा कि वो और बोरो कर सकते हैं। मुद्रा लोन प्रोवाइड करेंगे होम स्टेज के लिए, आजकल होम स्टेज का कंसेप्ट बड़ा आ गया है, होटल्स वगैरह लोग कम प्रेफर कर रहे हैं। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर आवर यूथ, ईज ऑफ ट्रैवल एंड कन्वीनियंस। नोट डाउन गाइस, 20,000 करोड़ हम वो कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, जियो स्पेशियल मिशन बेसिकली ये हो गया कि हम विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वी मैप द विलेज, वी मैप द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी, जहां पे हम अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हम बात कर सकते हैं। मैपिंग बेसिकली, जियो स्पेशियल, स्पेशियल मतलब ऊपर से हम उस पर मैपिंग, जैसे कि एक स्कीम आई है, स्वामित्व स्कीम आई है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मैपिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। सो यह नेशनल जियो स्पेशियल मिशन। प्रोवाइड 10,000 फेलोशिप फॉर IITs एंड ISC फॉर रिसर्च फेलोशिप। जीन बैंक, सेकेंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म। और इस जीन बैंक में जो पब्लिक और प्राइवेट कोलैबोरेशन रहेगा, पब्लिक एंड प्राइवेट कोलैबोरेशन, इससे क्या होगा, अगर हम जीन बैंक बनाते हैं तो जो भी क्रॉप हमारे रहते हैं जो विलुप्त हो चुके होते हैं, तो उनकी हेल्प से हम उनके जीन को डेवलप करके एक नया प्रोडक्ट हम, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं उनको वापस से रिफर्बिश कर सकते हैं, हम लोग वापस से ला सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो क्रॉप है जिनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट कैपेसिटी चली गई है, तो उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आ जाएगी उसमें, और न्यूट्रिशनल वैल्यू हम एड ऑन भी कर सकते हैं। जैसे कि एक टर्म सुना होगा तुमने, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन, हमने राइस फोर्टिफिकेशन किया, तो राइस में हम अगर न्यूट्रिशन ऐड कर देंगे तो विल गेट राइस फोर्टिफिकेशन, राइट, कैल्शियम, मिनरल्स। सेम वी आर डूइंग विद द जीन बैंक। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट, हम उसको एक डिपॉजिटरी बना रहे हैं हम लोग, नेशनल डिपॉजिटरी, जहां पे अराउंड 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट हैगा। इट विल शो द ज्ञान भारतम मिशन, करेक्ट, नोट डाउन। ठीक है, चैलेंजेस इन एक्सपोर्ट, लास्ट जो हमारा है, हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लास्ट है हमारा एक्सपोर्ट। जो हमारा लास्ट है हमारा एक्सपोर्ट, फिर हम पार्ट बी जो कि फाइनेंशियल रिफॉर्म, टैक्सेशन रिफॉर्म, इनडायरेक्ट रिफॉर्म, वो हम कल बात करेंगे। कल मतलब 1-2 दिन में हम लेक्चर लेंगे उसका। डी ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, चैलेंजेस इन एक्सपोर्ट। अभी क्या हो रहा है, जो हमारे जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट मार्केट है वो वापस से ओल्ड ट्रेडिशन में जा रहा है। लाइक हम वापस से ओल्ड चीज़ों में जा रहे हैं, हम वेस्टर्न फैशन को छोड़ के हम मोस्टली इंडियन फैशन की तरफ जा रहे हैं, हर नेशन अपने अपने फैशन की तरफ जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है वो डी ग्लोबलाइज हो रहा है, जिससे एक्सपोर्ट मार्केट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है एक्सपोर्ट मार्केट में। यस, हमारी जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी है, हर कंट्री की अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी है,
हर कंट्री के स्ट्रक्चर्स अलग है, कस्टम क्लियरेंसेस में इशू है, तो ये सब लैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में। 38% एक्सपोर्ट सिर्फ हमारा यूएस, ईयू एंड ब्रिटेन में जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द नेशन लाइक मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गई, साउथ एशियन कंट्री हो गई, और जैसे कि लैटिन अमेरिकाज हो गया, तो ये सब भी मार्केट है जहां पे हम लोग अपने मार्केट को एक्सपोर्ट को कर सकते हैं एंड विल गेट द ग्रेट रेस्पॉन्स एज वेल। हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेच भी सकते हैं उनको, राइट। देयर आर चैलेंजेस एंड इस चैलेंजेस को पूरा करने के लिए व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर द थिंग्स वी आर प्रमोटिंग इन एक्सपोर्ट। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात कर रहे हैं जहां पे हम क्रॉस बॉर्डर इजीली सामान को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जो नॉन टैरिफ मेजर्स है उसको हम इजीली टैकल भी कर पाएंगे। टैरिफ क्या होता है? बेसिकली टैरिफ एक बैरियर होता है। बैरियर जो एक्सपोर्ट मार्केट में लगता है। हम जो कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो एक टैरिफ लगता है, वो टैरिफ अल्टीमेटली एक बैरियर होता है जिससे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। भारत ट्रेड नेट मैंने बताया था, हम एक भारत ट्रेड नेट डिजिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि इससे क्या होगा, जितने भी कस्टम ऑफिसर्स हो गए, जीएसटी नेटवर्क हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जीएसटी नेटवर्क, कस्टम, ट्रेडर्स, बैंक, ये सबको हम लोग एक साथ ला के हम सबको एक यूनिफाई कर देंगे। यूनिफाई करने से क्या होगा, यूनिफाई करने से ये होगा जो हमारा एक्सपोर्ट है उसे क्लियरेंसेस एक जगह मिल जाएंगे, उनका एक मार्केट स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद उनको मार्केटिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। मार्केटिंग फैसिलिटी मिलने के बाद उनके पास एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा। मार्केट होने के बाद उनके पास बार्गेनिंग पावर भी होगी। और ये सब करने के बाद क्या होगा, जो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो काफी बढ़ जाएगा। ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात की गई है इस बार बजट में, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल। और द लास्ट थिंग इज, हम जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, एयर कार्गो से जो हम वेयर हाउसिंग करते हैं, जो हम फ्लाइट के थ्रू हम जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, उसमें भी बड़ा अपग्रेड करने की बात की गई है। एंड बेसिकली हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, डिफरेंट ग्रेप्स हो गए, एप्पल्स हो गए, जो हम क्योंकि ये सब पेरिशेबल है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इफ वी एक्सपोर्ट इट थ्रू द एयर कार्गो, it will reach faster. So we are developing that air cargo facility. This is the last slide, guys. So after that we call it for today, and then we'll discuss second part tomorrow. Way forward for export. Promote manufacturing efficiency. Manufacturing efficiency. अगर efficiency होगा तो जो cost है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, क्योंकि अगर एफिशिएंसी है तो कम लागत में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एक्सपोर्ट मार्केट को। डाइवर्सिफाई से मतलब क्या हुआ कि हमको अपना एक्सपोर्ट मार्केट को लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अफ्रीकन नेशन, अफ्रीकन यूनियन, इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। नॉट ओनली यूएस, ईयू, ब्रिटेन, इन मार्केट पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बताया था मैंने, इस बार हम लोग लोअर एंड इंडस्ट्री पे बहुत काम कर रहे हैं, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, टॉय, है ना। एंड इससे क्या होगा, अगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा तो हम बाकी कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, दो कंट्री के बीच में समझौता होता है, जहां पे वो कंट्री आपस में कंसेंसस बांधते हैं कि हमारे ट्रेड बैरियर्स ये होंगे, हमारे इतने परसेंटेज होंगे, जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, टैरिफ बांध सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कंसेंसस बनेगा और हमारी बार्गेनिंग पावर तेज होगी, और उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर सकते हैं और एक बेटर मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।